नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, ट्विटर ब्लॉक्स आईटी मिनिस्टर अकाउंट फॉर 1 आवर। देखिए, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का ही अकाउंट ब्लॉक हो गया। सोचिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं ट्विटर को ओवरसी करती है और ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर का ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी सीरियसली हो सकता है ना ब्लॉक किया हो, कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसा समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। तो ऐसा बोला ट्विटर ने कि यूएस कॉपीराइट एक्ट के चलते ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर साहब, इनका अकाउंट ब्लॉक हो गया। जब मिनिस्टर साहब को पता चला कि इनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उन्होंने इस मेजर को आर्बिट्रेरी और ग्रॉस वायलेशन बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स का। मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये जो ट्विटर है इसने आईटी रूल्स का वायलेशन किया है, क्योंकि आईटी रूल्स के हिसाब से अगर आप किसी का अकाउंट ब्लॉक कर रहे हो तो आप उसको प्रायर नोटिस दोगे ब्लॉक करने से पहले, बट यहाँ पे कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि 1 घंटे के अंदर ही इस अकाउंट को अनब्लॉक भी कर दिया गया। जब ट्विटर से पूछा गया कि भाई आपने कौन सी खुशी में अकाउंट ब्लॉक किया, तो ट्विटर ने बोला कि भाई हमने तो इसको टेम्परेली रिस्ट्रिक्ट किया था क्योंकि हमारे पास एक डीएमसीए नोटिस आया था। हमको समझना पड़ेगा डीएमसीए क्या होता है। डीएमसीए होता है एक डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये पुराना ओल्ड लॉ है, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, अगर इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वायलेट किया जाता है तो ऐसे केसेस में डीएमसीए एक्ट लगा के आप किसी के अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो। फिर सवाल उठता है कि भाई डीएमसीए एक्ट कहाँ का है, तो ये 1998 का, मतलब 1998 का यूनाइटेड स्टेट्स का कॉपीराइट लॉ है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की 1996 की ट्रीटी है जिनको ये इंप्लीमेंट करता है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के कॉपीराइट का वायलेशन होता है तो ट्विटर अकाउंट बैन हो सकता है अंडर डीएमसीए। तो क्या बोलता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट? इट क्रिमिनलाइजेस प्रोडक्शन एंड डिसएमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइसेस और सर्विसेज intended to circumvent measures that control access to copyrighted works, commonly known as digital rights management और DRM। तो बेसिकली कॉपीराइटेड एक्ट्स को आप फिर से प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो कॉपीराइट का, तो डीएमसीए एक्ट के अंदर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। एग्जैक्टली मिनिस्टर साहब का यहाँ पे अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ट्विटर एल्गोरिदम्स भी ऐसा कर सकती हैं। क्या होता है ना कि ट्विटर एल्गोरिदम्स, आप देखो ट्विटर के, फेसबुक के, यूट्यूब के, इनके करोड़ों की तादाद में यूजर्स हैं, तो वहां पे मैनुअल वेरिफिकेशन हर चीज का नहीं हो सकता है। तो इनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो हर चीज का सेल्फ असेसमेंट कर लेती हैं ऑनलाइन, मतलब कोई मैनुअल असेसमेंट नहीं होता, सेल्फ असेसमेंट होता है। जब कंटेंट मॉडरेशन की बात आती है तो ये कंटेंट मॉडरेशन इन बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। और अगर इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम को लगता है कि किसी अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। बाद में अगर वो अकाउंट ओनर कंटेस्ट करता है डिसीजन को तो अकाउंट को अनब्लॉक किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही शायद यहाँ पे मिनिस्टर साहब के साथ हो गया। हालांकि मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि भाई ये गलत किया है, ट्विटर ने आईटी रूल्स का वायलेशन किया है। और खास बात यहाँ पे ये है कि ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ही ट्विटर के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। आईटी रूल्स आए हैं और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्विटर आईटी मिनिस्टर का ही अकाउंट ब्लॉक कर दे रही है। तो ये सबसे बढ़िया चीज थी यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ट्विटर के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये डिफियांस है, फेलियर टू कंप्लाई है विद द आईटी रूल्स। और ये जो नए आईटी रूल्स है उसके चलते माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का इंटरमीडिएट स्टेटस भी चला गया। अब आप बोलोगे इंटरमीडिएट स्टेटस क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेटस ये होता है कि देखिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलते हैं कि हम तो बीच के इंटरमीडिएट हैं, हम दो लोगों के बीच में एक मांडवली, एक मिडिलमैन की तरह बैठे हैं। कौन दो लोग? एक वो जो कंटेंट देख रहा है और एक वो जो कंटेंट अपलोड कर रहा है। तो थर्ड पार्टी कंट्रोल अपलोड कर रही है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रही है, और कोई दूसरा आदमी आके उसको देख रहा है, तो हम तो बीच की पार्टी में, हमारी क्या गलती है? अभी अगर मान लो किसी ने गलत कंटेंट अपलोड किया तो हम क्या कर सकते हैं? इतने सारे यूजर्स हैं, हम उनको कैसे रोकें? सरकार बोल रही नहीं भाई तुम इंटरमीडिएट नहीं हो, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उस चीज को रोकना। तो इंटरमीडिएट स्टेटस यहाँ पे चला गया। उसके चलते ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके एम्प्लॉयज के ऊपर आती है। तो ये भी आईटी रूल्स का वॉल्यूशन एक प्रकार से। देखिए आईटी रूल्स किस हिसाब से आगे इंप्लीमेंट होते हैं, सरकार किस हद तक आईटी रूल्स को लेके ट्विटर और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को परेशान करती है, क्योंकि सरकार यहाँ पे थोड़ा धीमे धीमे चल रही है। सरकार थोड़ा यहाँ पे अपनी जो टैक्टिक्स है उसको सॉफ्ट डाउन कर रही है। रीजन बीइंग सरकार ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में वीडियो आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए।
प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मैंने कौन कौन सी अपलोड की। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दीजिए। अच्छा लगा तो मैं कुछ डाउट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश रैंक्स बेस्ट अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। देखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर रैंकिंग रिलीज हुई है। किसने रिलीज की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में। इसमें सबसे अच्छे स्टेट का अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश को और सबसे बेहतरीन सिटीज का अवार्ड दिया गया 2 सिटीज को, इंदौर को और सूरत को। तो एक वर्चुअल इवेंट हुआ। दिस वाज एक्चुअली द 6th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप अमृत भी बोलते हो, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसको आप PMAYU भी बोलते हो। तो इनकी 6ठी एनिवर्सरी पे उत्तर प्रदेश को इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 में पहला स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पे था मध्य प्रदेश स्टेट, तीसरे स्थान पे था तमिलनाडु स्टेट। अगर आप 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करो तो अब तक ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल वैल्यू जो एस्टिमेट की गई थी 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की, उसकी 22% की वैल्यू के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और क्वांटिटी में लगभग 52% ऑफ द क्वांटिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि 100 स्मार्ट सिटीज के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए थे, 52% नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और 22% नंबर ऑफ पैसा जो कि स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोज किया गया था वो खत्म किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर 1.12 करोड़ हाउसेस सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 50 लाख कंप्लीट हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करिए तो भाई 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज चुनी गई थी और क्या किया जाएगा इन स्मार्ट सिटीज की, तो इनकी सिटी फंक्शंस को इंटीग्रेट किया जाएगा, इनके स्कार्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा और लाइफ ऑफ द सिटीजन्स की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाएगा, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाएगा, म्यूनिसिपल सर्विसेज की एफिशिएंसीज को इंप्रूव किया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिटी की लिवेबिलिटी, वर्केबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 24 की एरियाज को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है जिनको स्मार्ट सिटीज मिशन में जोड़ेंगे। 24 की एरियाज में 3 सीधे पानी से रिलेटेड और 7 इनडायरेक्ट पानी से रिलेटेड, स्मार्ट मीटर मैनेजमेंट, लीकेज आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई स्मार्ट सिटीज मिशन में। स्मार्ट सिटी मिशन एक ऐसा तरीका है जिससे पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो भाई पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट और बेसिक सर्विसेज। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO टेस्ट इनहैंस्ड रेंज पिनाका एंड 122 mm रॉकेट्स। तो भाई डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इनहैंस्ड रेंज वर्जन किसका? 122 mm कैलिबर रॉकेट का। और कहां से? इंडिजीनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट से, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से। अभी ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अगर आप देखना चाहते हो तो ये आपको नजर आ रहा है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इस ट्रक के पीछे लगा हुआ। इससे 4 इनहैंस्ड वर्जन 122 mm रॉकेट्स के यहाँ पे टेस्ट फायर किए गए। यहाँ पे जो पिनाका नाम का शब्द है ना, ये पिनाका अपने आप में एक इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और इसके अंदर एक रॉकेट भी है जिसका नाम है पिनाका मार्क 2 रॉकेट। तो इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से पिनाका मार्क 2 रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसको एक्चुअली में डेवलप किया है हमारी DRDO ने। वेपन सिस्टम की अपनी खुद की स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट है, एडवांस नेविगेशन है, कंट्रोल सिस्टम है और जो नेविगेशन सिस्टम है इस पर्टिकुलर रॉकेट्स का वो किसके हिसाब से काम करता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के हिसाब से काम करता है, IRNSS जिसको आप नाविक भी बोलते हो, इससे काम करता है। तो 2 चीजें यहाँ पे न्यूज में हैं, एक तो पिनाका मार्क 2 रॉकेट्स, दूसरा 122 mm रॉकेट्स। ठीक है, तो ये जो 122 mm रॉकेट्स हैं, जो पिनाका है, इन दोनों को डेवलप किसने किया है? तो पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च ने इसको डेवलप किया है और पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इसको ARDE भी बोलते हैं। इसमें फिर इनपुट्स हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने भी दिए हैं और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट आया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड नागपुर की तरफ से। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड की बात की जाए, इसको पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता है। तो ये कहाँ पे? उड़ीसा के कोस्ट के बिल्कुल बगल में है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो चांदीपुर नाम की जगह है उसके साउथ में है। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि अब्दुल कलाम आइलैंड पे है, वहीं से टेस्टिंग हुई है थ्रू मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से 122 mm कैलिबर रॉकेट्स को टेस्ट किया गया है, साथ साथ ये पिनाका मार्क 2 रॉकेट्स को। तो ओवरऑल ये जो पिनाका है ना, इस पिनाका को एक्चुअली में आप मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम ही बोलते हो और इसके अंदर का जो रॉकेट है उसको आप मल्टी बैरल मार्क 2 रॉकेट ही बोलते हो।
और 122 रॉकेट्स भी इससे फायर किए जा सकते हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए आपको यहाँ पे काम का ये है कि पिनाका सिस्टम क्या है? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और इसके अंदर जो रॉकेट्स फायर होते हैं उनको आप पिनाका मार्क 2 रॉकेट भी बोलते हो। तो रॉकेट भी हैं जो कि मिसाइल की तरह काम करते हैं और ये पिनाका अपने आप में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। और एक और चीज के बारे में याद रखिएगा कि इसकी जो नेविगेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये 2 पॉइंट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके की टेस्टिंग बहुत होती रहती है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज में से आपसे बस एक ही चीज पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये पिनाका क्या है। तो इट इज इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये पूरा का पूरा टेस्ट हुआ कहां से? तो भाई चांदीपुर इन ओडिशा के साउथ में जो हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है अब्दुल कलाम आइलैंड पे, वहां से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेल टू आयशा सुल्ताना इन सेडिशन केस। आयशा सुल्ताना का पूरा मुद्दा क्या था, यहां पे मैंने आपको बताया था। आयशा सुल्ताना ने पहले तो कोरोना वायरस को एक बायो वेपन बोल दिया, बाद में इन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने माफी मांग ली। अब उसके बाद यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। फॉर बेल दे भी देनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे आयशा सुल्ताना ने बोला कहीं ना कहीं उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट सेडिशन का केस लगा था अंडर सेक्शन 124A और अंडर सेक्शन 153B हेट स्पीच। सेक्शन 124A है सेडिशन, 153B है हेट स्पीच। हालांकि ये जो एंटीसिपेटरी बेल दी गई है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल वेपन वाला रिमार्क था ना आयशा सुल्ताना की तरफ से, इन्होंने इसके लिए एक अपॉलॉजी टेंडर की थी। होता है ना कि कभी कभी न्यूज चैनल्स में आदमी बढ़ चढ़ के तेज बोल जाता है, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। तो यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि देखिए क्या बोला है, ग्रांटिंग बेल जस्टिस अशोक मेमन सेड देयर वाज नो अपरेंट इंडिकेशन इन हर स्टेटमेंट which amounts to imputation or assertions prejudicial to the national interest, nor does it propagate any class of persons against group of persons। मतलब 124A और 153B ये इनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, 124A मैं आपको बता चुका हूँ सेडिशन लॉ है। 124A अपने आप में एक बहुत कंटेस्टेड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला भी है कि हम इस बात के ऊपर बहस करेंगे, बैठ के सोचेंगे कि सेक्शन 124A को अब इंडियन पीनल कोड में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपसे एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और इस जजमेंट को मैंने पहले कई बार आपको बताया है, जहां पे सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को माना गया विद सम एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 124A सही है या गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके लिए पहले भी एक केस ला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बोला था कि अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 124A वायलेंस नहीं क्रिएट करता, पब्लिक सेफ्टी को हर्ट नहीं करता, नेशनल इंटीग्रिटी को हर्ट नहीं करता, तब तक आप सेक्शन 124A नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 124A संविधान में रहेगा। तो वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसने ऐसा बोला है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरी वीडियोस काफी समय से देख रहे हो तो आप इसका आंसर पता होगा आपको। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है तिब्बत गेट्स फर्स्ट बुलेट ट्रेन लिंक्स लहासा टू बॉर्डर विद इंडिया। नक्शा देखिए, यहां पे नजर आ रहा है आपको लहासा और यहाँ पे है आपका निंगची नियर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, और ये इस पूरे रूट पे आपका जो बुलेट ट्रेन है वो चालू हो चुकी है। तो चाइना ने लहासा को निंगची के साथ कनेक्ट कर दिया है थ्रू बुलेट ट्रेन। 435 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी। 2014 में इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। इस पे जो रेलवे चलेंगी वो 160 किलोमीटर प्रति आवर पे चलेंगी। सोचिए, इंडिया में प्लेन इलाकों में ट्रेन 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर मुश्किल से चलती हैं, और यहाँ पे पहाड़ी इलाके में चाइना 160 किलोमीटर प्रति आवर पे ट्रेन चला रहा है। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की जो कैपिटल है लासा, उसको निंगची के साथ जोड़ेगी ये ट्रेन। 3.5 घंटे का सफर होगा। ओके, 90% ये जो ट्रैक है वो सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। ओके, दुनिया भर में अगर हाई स्पीड रेलवे की बात करिए तो चाइना गढ़ है हाई स्पीड रेलवे का। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रेलवे लाइंस अगर बिछी है हाई स्पीड रेलवेज में तो चाइना में बिछी हुई है। और ये जो लासा निंगची रेल प्रोजेक्ट है, ये वन ऑफ दोस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो कि रिसेंटली चाइना ने अपने बॉर्डर इलाकों में एग्जीक्यूट किए, खासकर साउदर्न और साउथ ईस्टर्न काउंटी जो कि उनकी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास है, वहां पे उन्होंने एग्जीक्यूट की। रिसेंटली चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक हाईवे भी बनाया था जिसका नाम था, मतलब जो ग्रैंड कैनियन पे बनाया गया था यारलुंग जांगपो नदी के। तो
यारलुंग जांगपो को इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तिब्बत में इसको यारलुंग जांगपो बोलते हैं। तो यारलुंग जांगपो के ग्रैंड कैनियन में रिसेंटली एक हाईवे भी बनवाया था चाइना ने। तो चाइना ने बॉर्डर कंस्ट्रक्शन की काफ़ी एक्टिविटीज़ रिसेंटली करी हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो जीनिंग नाम की जगह है जो कि मेनलैंड चाइना में, उसको वहाँ से लेके ये ऑलमोस्ट लासा तक ट्रेन लाने के मूड में है यहाँ पे कौन, चाइना। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो जिस हिसाब से चाइना अपने साइड पे बॉर्डर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया वाले भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं है, बट कहीं ना कहीं पीछे भी नहीं है। हमने अपने साइड पे काफ़ी एयर स्ट्रिप्स, काफ़ी रोड्स नेटवर्क्स बनाए, रेल नेटवर्क्स पे तो हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, धीरे धीरे बन रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू रिमेन इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। देखिए, पाकिस्तान को अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, अगली जो मीटिंग होगी वो 17 से 22 अक्टूबर 2021 में होगी, और इस FATF प्लेनरी मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या बाहर निकालना है या ब्लैक लिस्ट करना है। पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जैसी कंट्रीज उनको ब्लैक लिस्ट होने नहीं देंगी, और ब्लैक लिस्ट से बाहर आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज आसानी से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं आने देंगी। 3 साल बीत चुके हैं और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट पे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो पैसा है उसको टेररिज्म को फाइनेंस करने में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब आप ग्रे लिस्ट पे होते हो ना, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आ पाना मुश्किल हो जाता है। जून 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को सालाना $10 बिलियन का नुकसान होता है। और $10 बिलियन बहुत होता है, क्योंकि $1 बिलियन होता है लगभग 7,500 करोड़ रुपया। अगर आप $1 को 75 रुपये का कन्वर्जन मानो तो 75,000 करोड़। और आपको पता होनी चाहिए कि जो रुपी इंडियन पाकिस्तानी रुपी है, वो पाकिस्तानी रुपी इंडिया के आधे का भी कम है। तो मतलब हमारा अगर 1 रुपी है तो पाकिस्तानी रुपी में वो आप समझ लीजिए कि उसकी हमारे रुपये से आधी से कम कीमत है। तो अगर हमारे लिए $10 बिलियन 75,000 करोड़ है, तो पाकिस्तान के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा उनकी करेंसी में। ओके, फिर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये जो UN लिस्टेड इंटरनेशनल टेररिस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा UN लिस्टेड इंटरनेशनल टेररिस्ट को पाकिस्तान के अंदर शरण मिली हुई है, और इन टेररिस्ट को जब UN टेररिस्ट में जगह मिल जाती है तो वहां पे उनके ऊपर एसेट फ्रीज हो जाता है, ट्रेवल बैन हो जाता है, आर्म्स एम्बार्गो लग जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ इतने रिस्ट्रिक्शंस लगे रहने के बावजूद भी ये जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, ये पाकिस्तान के अंदर आराम से रहते हैं, मजे से अपने टेररिस्ट नेटवर्क्स को ऑपरेट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर जाना जरूरी है, और बहुत लंबे समय से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल के रखा गया है। बट उससे देखिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ रहा होता तो भी बात थी। पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार कंटिन्यू रखे, रोक नहीं रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ कमिटमेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान ने पूरे किए हैं, बस दिखाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखो हम स्टेप्स ले रहे हैं, आप हमको FATF से बाहर निकाल दो। बट कहीं ना कहीं FATF की कंट्रीज भी अब जबरदस्ती बैठ गई ऊपर कि भाई टेररिज्म खत्म करो तभी तुमको बाहर निकालेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर आप बात करो तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। क्या काम है FATF का? It assesses the strength of countries anti money laundering and anti terror financing framework। तो मतलब एक देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के क्या क्या नियम कानून बनाए गए, उसके हिसाब से FATF एसेस करेगा किसी पर्टिकुलर कंट्री को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, वहां पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सचिवालय भी सिचुएटेड है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। आज की आखिरी न्यूज, डेनमार्क साइंस ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को सबमिट कर दिया डेनमार्क ने इंडिया के साथ। 8 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, इसको इंडिया ने इनिशिएट किया था। इसके इनिशिएशन के समय पे ये बोला गया था कि वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क का मेंबर बन सकती हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सफिशिएंट सनलाइट है कि वो सोलर पावर प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन फिर 8 जनवरी 2021 को इसमें कुछ चेंजेस किए गए और अब यूनिवर्सल मेंबरशिप है, मतलब जो भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर ही बन सकता है। तो 8 जनवरी 2021 के बाद
पहली कंट्री जिसने साइन और रेटिफाई दोनों किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को, वो डेनमार्क है। वैसे तो देखिए लगभग 72 से ज्यादा कंट्रीज, जनवरी का डाटा है कि 72 से ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे रेटिफाई कर चुकी हैं, आपकी रेटिफाई, साइन नहीं करो, रेटिफाई कर चुकी हैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को। अभी लेटेस्ट कौन सी है? डेनमार्क है। तो डेनमार्क ने 8 जनवरी 2021 को, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में चेंजेस किए गए, उसके बाद डेनमार्क वो कंट्री है जिसने कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को साइन भी किया और रेटिफाई भी किया। ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में न्यूज आपको काम आएगी। तो आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आई होप आपको यूजफुल लगी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को रेफर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।